तेरे को बाहर की पॉलिटिक्स पता नहीं है। एक एमएलए एमपी जिसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है पर वो तो लॉ बनाता है। एक वकील जिसको लॉ की क्वालिफिकेशन लेनी पड़ती है वो लॉ की इम्प्लीमेंट और कंप्लायंस करवाता है। जुडिशरी के अंदर करप्शन का बहुत बड़ा इशू बन चुका है। उनको ये नहीं समझ आती कि वकील की इसमें गलतियां कम हैं, कानून बनाने वाले की गलतियां ज़्यादा हैं। पर उनका लगता है कि शायद वकील ही गलत है। टैक्स पेयर के पैसे से जुडिशल अकेडमीज बनी हुई हैं और वकील जब न्याय का बराबर का अंग है तो ट्रेनिंग भी बराबर की होनी चाहिए। पार्लियामेंट में या असेंबली में बैठ के लॉ बनाते हैं जिनको ग्राउंड रियलिटीज का पता ही नहीं है। एडवोकेट एक्ट कहता है कि अगर आप लॉयर हो तो आप कोई और काम ही नहीं कर सकते। अगर आपके पास केस ना हो तो आप भूखे मर जाओगे। वोटर के लिए तो हेल्थ की सर्विस का चार्जेस हैं और जिनको वोटर ने बनाया एमएलए एमपी को उनके लिए मुफ्त इलाज है पूरी दुनिया में। ये डिस्पैरिटी क्यों? हम एक टैक्स के पैसे देते हैं, हम वोट भी देते हैं और शोषण हमारा हो रहा हो हम टॉलरेट कैसे करते हैं? और वकीलों को तो कहा जाता है कि गरीबों का केस फ्री में लड़ो, तो फैसिलिटी भी उसके बदले में क्या मिल रही है वकीलों को? जो इशू आपने रेज किया है इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं और मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक स्कीम सबमिट की थी कि उनको 25,000 रुपये महीने की स्कीम दे दो। उसका बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है, वो ये है तो अज्ञानता जो है वो रिश्वत का अड्डा बना हुई है। जुडिशरी है या लीगल सिस्टम है, इट इज़ फॉर द सोसाइटी, इट इज़ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। So society and law cannot be disconnected. We are all together. We are for the society and society is for us. तो अगर हमने लोकतंत्र में चेक सिस्टम नहीं लगाया तो फिर लोकतंत्र किस बात का? तो ऐसे में वकीलों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वकीलों की भूमिका बहुत बड़ी होनी चाहिए। जहाँ पे लॉ वहाँ पे लॉयर होना चाहिए, ना कि सिर्फ कोर्ट में होना चाहिए। देखो जो स्ट्राइक है, एक तो ये डेमोक्रेटिक राइट। 15 से के लगभग झुग्गी झोपड़ी के बच्चे पढ़ा चुका हूँ। शिक्षा का मॉडल मैंने ए फॉर एडमिन, बी फॉर बैलेट, सी फॉर कॉन्स्टिट्यूशन पुस्तक को लिखने में 17 साल लगे। रिस्टोरिंग दी बैलेंस। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे एक अनदर एपिसोड में। आज के हमारे इस वीडियो में हमारे साथ है एडवोकेट हरिओम जिंदल जी। आपका 15 वर्षों का अनुभव रहा है वकालत के पेशे से, साथ ही एडवोकेट वेलफेयर और सोशल एक्टिविटी के लिए आप जाने जाते हैं। इस बार आप बार काउंसिल का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने आज मेरे को अपने चैनल पे इनवाइट किया। सर, आपसे अनुरोध करते हैं सर, एक बार आप अपना एक परिचय आपके अनुभव के साथ में एक बार प्लीज हमारे दर्शकों को बता दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं सर। जैसे कि आपने मेरा परिचय दिया, मैं हरिओम जिंदल एडवोकेट हूँ। पिछले 2012 से मेरी इनरोलमेंट हुई है लॉ के फील्ड में। उससे पहले मैं एक बिजनेसमैन था, लेकिन एक मुद्दा था जिसकी वजह से मैं बिजनेसमैन से लॉयर की जर्नी की तरफ बढ़ गया। मैंने एक पुस्तक लिखनी शुरू की थी 2008 में कि बच्चे अपने आप को पैदा नहीं करते, बच्चे को कोई कसूर नहीं है, उसके माँ बाप गरीब या अमीर हैं, तो बच्चे असमानता का न्याय क्यों झेले। अब क्योंकि हमारा जो समाज है उसका आधार कानून है, तो मेरे को जानना था कि कानून का स्ट्रक्चर क्या है जो अमीर को अमीर बना रहा है, गरीब को गरीब बना रहा है। और मेहनत के बावजूद भी बहुत से लोग आगे नहीं बढ़ पाते। इस विचार ने मेरे को प्रेरित किया कि मैं लॉ की पढ़ाई करूं। तो मैंने 2009 में 43 साल की उम्र में लॉ ज्वाइन की। 46 साल में 2012 में पास करके फिर मैंने बिजनेस बंद कर दिया। मेरे को लगा कि लॉ का प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेना चाहिए ताकि जो कॉन्सेप्ट के ऊपर मैं काम कर रहा हूँ उसका प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन भी होना चाहिए कि वो कितना वैलिड है और क्या क्या मेरे को करना पड़ेगा। तो फिर 2012 से मेरी लॉ की जर्नी शुरू हो गई। तब से जब मेरा ज़िंदगी का जो सफ़र है वो कानून के साथ जुड़ गया। तो फिर कानून के साथ जब जुड़ा तो मैंने बहुत सारी कमियां जो थी वो नोट की कानून के अंदर। मैंने फिर कानूनों को बदलने के लिए एफर्ट्स करने शुरू किए, तो कई जगह कामयाबी मिली है और ये जर्नी और एफर्ट जो है वो कंटिन्यू चल रहे हैं ताकि सोसाइटी में एक समानता जो लोगों में होनी चाहिए वो रिस्टोर हो और समाज जो है हमारा एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर पे हो जिसमें डिस्पैरिटी जो अमीर और गरीब की बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और जिससे सिस्टम भी डिस्टर्ब हुआ पड़ा है उसको हम ठीक कर सकें। मैंने इसके लिए जो किताब लिखी है उसका नाम है रिस्टोरिंग द बैलेंस। तो सर, इससे पहले भी आपने कोई इलेक्शन कंटेस्ट किया है कि आप पहली बार आप बार काउंसिल में सीधे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं? जब मैं पुस्तक लिख रहा था तो पुस्तक लिखने के दौरान मैंने एक एक्सपेरिमेंट के लिए एक इलेक्शन कंटेस्ट किया था, बिकॉज वो इलेक्शन लड़ना मेरे लिए पार्ट ऑफ बुक था। तो उस टाइम पे मेरे को कोई एडवोकेट जानता नहीं था, तो मैंने एक सेक्रेटरी का डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन का इलेक्शन कंटेस्ट किया था। तो मेरे को सब ने मजाक बनाया था कि तेरे को 2 डिजिट वोटें नहीं मिलेंगी, मतलब 10 वोटें भी नहीं मिलेंगी, तेरे को बाहर की पॉलिटिक्स पता नहीं है। पर लोगों को ये नहीं पता था कि मेरा पर्पस क्या है।
पर जब मैंने इलेक्शन कंटेस्ट किया तो मेरे को 406 वोटें मिल गई, तो लोग हैरान हो गए थे। तो सर काफी अच्छी बात है, और जाहिर सी बात है आपने उस पुस्तक के बिहाफ पे इलेक्शन कंटेस्ट किया और वहां पर आपको काफी सारी वोट्स भी मिली, सपोर्ट भी मिला। तो सर इस बार आपका क्या एजेंडा रहने वाला है? हालांकि आपकी पुस्तक तो पब्लिश हो चुकी होगी, अब आप क्या सोच के इलेक्शन में आए हैं, बार काउंसिल का इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं? देखो, जो लॉ है हमारी सोसाइटी का स्ट्रक्चर है, ये रीढ़ की हड्डी है। अगर सोसाइटी से रीढ़ की हड्डी निकाल दोगे तो स्ट्रक्चर सारा कोलैप्स हो जाएगा। अब इस बात को समझना बहुत ही महत्वपूर्ण है कि वकील का समाज में रोल क्या है, क्योंकि वकील का सीधा सीधा संबंध लॉ के साथ है। लॉ बनाने वाले कौन है? एमएलए, एमपी। उनकी क्वालिफिकेशन क्या है और वकील की क्वालिफिकेशन क्या, दोनों में बड़ा अंतर है। एक एमएलए, एमपी जिसके लिए कोई क्वालिफिकेशन नहीं है पर वो तो लॉ बनाता है। एक वकील जिसको लॉ की क्वालिफिकेशन लेनी पड़ती है, वो लॉ की इम्प्लीमेंट और कंप्लायंस करवाता है। तो एक वकील को एनालिसिस करके देखना है कि जो लॉ है वो लॉ सूटेबल है फॉर द सोसाइटी और नॉट। अगर लॉ सूटेबल नहीं होगा तो वो सोसाइटी के लिए डैमेज क्रिएट करेगा, अगर सूटेबल होगा तो सोसाइटी का वेलफेयर करेगा। तो आजकल हम देखते हैं कि बड़े सारे लॉ ऐसे हैं जिसका समाज को वेलफेयर कम हो रहा है, नुकसान ज़्यादा हो रहा है। तो वकील का रोल मेरे हिसाब से पहला तो एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते या जिम्मेदार वकील होने के नाते ये देखना है कि जो कानून बन रहे हैं वो सही भी बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। और अगर कानून गलत है तो वकीलों की ड्यूटी बनती है, क्योंकि उनको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कोर्ट का एक्सपीरियंस है, उसकी एग्जीक्यूशन के अंदर कोर्ट के अंदर क्या क्या दिक्कतें आती है उसका एक्सपीरियंस है, तो आवाज़ उठाने की ज़रूरत है। क्योंकि वकील के ऊपर समाज निर्भर करता है। अगर वकील चुप रहेगा तो सारे समाज का नुकसान हो जाएगा। तो वकील का रोल सबसे पहले तो यहाँ पे बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है कि वो लॉ को कैसे एनालिसिस करता है। सेकेंडली, जो वकील है वो जब प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में लॉ की ज़िंदगी गुजार रहा है, सोता हुआ भी लॉ सोचता है, जागता हुआ भी लॉ सोचता है, तो बड़ी नेचुरल सी बात है कि उसके दिमाग में कई सारे विचार आते होंगे कि ये लॉ उल्टा क्यों है, ये सीधा क्यों है। तो जो सजेशंस वकील दे सकता है कोई और बंदा नहीं दे सकता समाज में। तो इसलिए वकीलों की भूमिका बहुत इम्पोर्टेंट है। तो जो ये इलेक्शन है, ये अकेला वकीलों की इलेक्शन का मतलब नहीं है, पूरे समाज को नई दिशा देने का मतलब है। तो सर ये बहुत बड़ी बात आपने बोली है कि ये केवल एडवोकेट्स का इलेक्शन नहीं है और इसका इफेक्ट पूरे समाज पर पड़ता है। जैसा कि आपने बताया कि आप सोशल एक्टिविटीज में भी रह चुके हो और एडवोकेट वेलफेयर के लिए भी लंबे समय से काम कर रहे हैं, तो इसीलिए आप इन चीज़ों को लेकर के बातचीत कर रहे हैं, उसको एक साथ जोड़ करके देख रहे हैं। तो सर इसी को आगे बढ़ाते हुए आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि आप बताइए ऐसा कौन सी ऐसी चुनौतियां हैं प्रमुख आज के समय में जो वकीलों के लिए काफी समस्या का विषय बनी हुई है? देखिए, जो लीगल प्रोफेशन है उसका सीधा सीधा संबंध है जस्टिस डिलीवरी सिस्टम में। अब जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के अंदर बहुत सारी कमियां आ चुकी हैं। जुडिशरी के अंदर करप्शन का बहुत बड़ा इशू बन चुका है। इससे लोगों का जो विश्वास है न्याय के ऊपर, उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क आ रहे हैं लगातार। जस्टिस बहुत डिले हो रहे हैं, लंबे केस पेंडिंग पड़े हैं। तो लोगों का जो रुझान है वो इस प्रोफेशन की तरफ एक क्वेश्चन मार्क बनता जा रहा है। लोग आ तो रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई चॉइस नहीं है, अगर झगड़ा हो गया तो कोर्ट में जाना पड़ेगा। पर कोर्ट के आने के बाद जब उनको बार बार सिस्टम फंसा लेता है तो वो लोग सिस्टम में विश्वास करने के बजाय सिस्टम से परेशान हो जाते हैं। उनको ये नहीं समझ आती कि वकील की इसमें गलतियां कम हैं, कानून बनाने वाले की गलतियां ज़्यादा हैं। पर उनका लगता है कि शायद वकील ही गलत है। जो प्रोसीजर्स हैं सिस्टम के वो सारे वकील नहीं बनाते हैं, वो तो लॉ मेकर्स बनाते हैं। तो वहाँ पर एक तो ये चैलेंज आता है। दूसरा क्या होता है कि वकीलों की जो ट्रेनिंग का सिस्टम है, अब जैसे जुडिशल एकेडमी है, वहाँ पे जजों की ट्रेनिंग होती है। वकील और जज दोनों न्याय के बराबर के अंग हैं। एक अंग की ट्रेनिंग हो रही, दूसरे अंग की ट्रेनिंग नहीं हो रही। मैंने एक रिप्रेजेंटेशन भेजा भी हुआ है मिनिस्ट्री को कि वकीलों की ट्रेनिंग क्यों ना हो, वहाँ पर वकीलों को भी अप टू डेट लॉ में होना चाहिए। टैक्स पेयर के पैसे से जुडिशल अकेडमीज बनी हुई हैं, और वकील जब न्याय का बराबर का अंग है तो ट्रेनिंग भी बराबर की होनी चाहिए। तो बहुत सारे चैलेंजेस हैं। अभी डिफेंस काउंसिल के ऊपर बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं। जब भी लॉ बनता है
उस लॉ बनाने वाले को ये देखना है कि उससे सोसाइटी का बैलेंस बना रहेगा या बिगड़ेगा। पूरे पंजाब भर में, हरियाणा भर के वकीलों ने प्रोटेस्ट किया है डिफेंस काउंसिल सिस्टम के खिलाफ। इसका मतलब है कि जब लॉ बना है, जब ये सिस्टम बना है, तो वकीलों के साथ सलाह मशवरा प्रॉपर नहीं हुआ, उनके व्यूज़ प्रॉपर नहीं लिए गए। तो वकीलों की पार्टिसिपेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जब भी कोई लॉ बने या लॉ में रिफॉर्म हो, कोई नया रूल बने, नए रूल में रिफॉर्म हो। अगर वकीलों की, जिन्होंने प्रैक्टिकल डे टू डे लाइफ में लॉ की इम्प्लीमेंटेशन करानी है, उनकी भागीदारी नहीं होगी, तो जो पार्लियामेंट में या असेंबली में बैठ के लॉ बनाते हैं, जिनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता ही नहीं है, वकीलों से सलाह मशवरा भी प्रॉपर नहीं करते, कोई मीटिंग नहीं करते, कोई सेमिनार नहीं करते, तो ऐसे में जब भी लॉ बनते तो वकीलों के लिए चैलेंज ही चैलेंज है। तो ऐसे में कई सारी मुश्किलें खड़ी होती हैं, वकीलों को प्रोफेशनल मुश्किलें खड़ी होती हैं। अच्छा, फिर अब देखो, जो फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, जिनकी कोई फैमिली बैकग्राउंड लॉयर की नहीं है, लॉ का प्रोफेशन एक ऐसा प्रोफेशन है जो आपको सोशल लिंक से आता है या आपकी रेपुटेशन से आता है। आपके पास केस ना हो, एडवोकेट एक्ट कहता है कि अगर आप लॉयर हो तो आप कोई और काम ही नहीं कर सकते। अगर आपके पास केस ना हो तो आप भूखे मर जाओगे। तो इसके ऊपर ऐसे कई सारे मुद्दे हैं जिन पे सोच विचार करने की जरूरत है कि अगर एडवोकेट के एक्ट प्रोहिबिट करता है आपको काम करने के लिए, यंग लॉयर को, फर्स्ट जनरेशन लॉयर को, और ऑल्टरनेटिव इनकम का सोर्स ना हो उनके पास, तो वकालत के अंदर अगर एक्ट बनाया तो एक्ट को इंश्योर करना चाहिए था कि मिनिमम इनकम कहाँ से आएगी वकील की। आपने काम से तो प्रोहिबिट कर दिया, तो फिर कहाँ जाएगा वकील। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज हैं। तो सर, आपने जो चुनौतियों में पहली जो बात रखी है, ये क्वेश्चन मैं लगभग सभी कैंडिडेट से जो कंटेस्ट कर रहे हैं, जिनसे हमारी बातचीत हुई है, उनसे मैंने प्रश्न रखने का प्रयास किया, लेकिन अधिकतर ने या तो इस प्रश्न को देख करके कुछ और ही जवाब दिए, या फिर इस पर बात करना उचित नहीं समझा। जो करप्शन, जुडिशरी में करप्शन की हम बात कर रहे हैं, मीडिया में देखने को मिलता है कि इस तरीके की चीजें एडवोकेट के, जो प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स हैं, उनके जॉब पर काफी इफेक्ट डालती हैं, न्यायालय के भरोसे को कम करती हैं। आपने इसको खुलकर बोला है, तो जाहिर सी बात है कि आप अलग लेवल से इस चीज को सोच रहे हैं, देख रहे हैं। अब इसी में हमारे देहात में एक छोटी सी कहावत होती है कि बिल्ली को देख करके कबूतर अपनी आंखें बंद कर ले, तो इसका मतलब ये नहीं है कि खतरा टल गया, वो तो केवल उसको नजरअंदाज करने वाली चीज मानी जाती है। तो जाहिर सी बात है, अगर इस पर ध्यान दे करके अगर बातचीत नहीं की गई, तो इसमें सुधार भी होने की संभावना नहीं रह जाती है। तो सर, आपकी जो चुनौतियों को लेकर के आपने बात की है, वो काफी सराहनीय है सर। अब इसी में सर मैं और जोड़ना चाहूंगा, जैसे आपने यंग लॉयर्स की बात की, उसी में जो लेडी एडवोकेट्स हैं और जो वरिष्ठ अधिवक्तागण हैं, उनके लिए सर आपका क्या विजन रहने वाला है? देखो, मेरा ये मानना है कि कोई भी, चाहे लेडी हो या जेंट हो, मेल हो, और एवरीवन इज ए ह्यूमन बीइंग। हर ह्यूमन बीइंग की नीड्स हैं। भूख हर किसी को लगनी है, पेट हर किसी के पास है, रोटी हर किसी को चाहिए, इज्जत हर किसी को चाहिए। तो ये मेल और फीमेल की बात मेरे हिसाब से नहीं है। मेल और ये बात है कि हर ह्यूमन बीइंग की डिग्निटी की, हर ह्यूमन बीइंग के पास सफिशिएंट रिसोर्सेज होने की। हाँ, क्योंकि हमारा समाज मेल डोमिनेंट रहा है, तो लेडीज़ की सुरक्षा का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन मार्क अराइज होता है, क्योंकि समाज में इतनी असमानता है, इतना डोमिनेंस एक सेक्शन ऑफ सोसाइटी का रहा है। तो लेडीज़ को ऊपर लेके आने के लिए, वुमेन एम्पावरमेंट करने के लिए जो नेसेसरी स्टेप्स हैं, वो दे आर वेरी मच नेसेसरी। जैसे बार रूम्स हैं, लेडीज़ के लिए प्रॉपर बार रूम होने चाहिए, सफिशेंटली इक्विप्ड होने चाहिए विद ऑल दी इंफ्रास्ट्रक्चर। अब कई लेडी हैं, सिंगल मदर हैं, कई ऐसी हैं जिनके हस्बैंड लेडीज़ के पास नहीं रहते हैं, दूर काम करने के जाते हैं, बच्चे छोटे हैं, तो उनको कितने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। कुछ लेडीज़ हैं जो एक मेड अफोर्ड कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती हैं, उनको बच्चे को भी लेके आना, काम भी करना है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर की नीड तो लेडीज़ की है ही है, और साथ पे साथ उनको मोरल सपोर्ट और सिक्योरिटी की भी ज़रूरत है कि दे शुड फील सेफ टोटली व्हेन दे कम टू द कोर्ट। और एक जो मैंने नोट किया है, देखो शायद आपने भी किया होगा, कि जब कोई वीकर सेक्शन से सोसाइटी का बंदा उठने की कोशिश करता है, तो नेचुरली उसके अंदर एक कॉम्प्लेक्स होता है। जब वो बड़े के सामने खड़ा होता है तो वो सबमिसिव हो जाता है बाय नेचर। वो एक पॉइंट शोषण का कारण भी बनता है, एक्सप्लॉयटेशन का कारण भी बनता है, स्पेशली लॉ की प्रैक्टिस में, जहाँ पर
Establishing in law is very very challenging for a fresh lawyer, for first generation lawyer. वहाँ पे तो और भी डिपेंडेंसी बढ़ जाती है किसी सीनियर के ऊपर, किसी क्या के, तो सेफ्टी ऑफ लेडीज इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू. इतना सेफ इन्वायरमेंट होना चाहिए कि दे शुड नॉट फील हेजिटेंट टू कम टू दिस प्रोफेशन एंड कंटिन्यू विद दिस प्रोफेशन. और environment not only should be safe, it should be encouraging for them to continue and with this profession. सर इसी में मैं 3 बातें और जोड़ूंगा, जिसमें जो एडवोकेट्स को का जो हेल्थ इंश्योरेंस है और उनकी LIC है और साथ ही उनका जो पेंशन है आफ्टर रिटायरमेंट. हालांकि इसमें रिटायरमेंट की एज नहीं होती, लेकिन एक सीमा के बाद वकालत से अलग रह करके अपना जीवन यापन करना पड़ता है कई कारणों से. तो उसमें पेंशन की स्कीम, तो इसके लिए आपके क्या विजन रहने वाले हैं? सबसे पहले मेरा दृष्टिकोण ये है कि जो लॉ मेकर है हमारे, जो MLA मेंबर पार्लियामेंट्स हैं, उनको बनाने वाले वोटर हैं. वोटर के लिए तो हेल्थ की सर्विस का चार्जेस हैं, और जिनको वोटर ने बनाया MLA MP को, उनके लिए मुफ्त इलाज है पूरी दुनिया में. ये डिस्पैरिटी क्यों? मैं तो इस बात का हमायती हूँ, या तो सारे नागरिकों के लिए शुल्क लगे या सारे नागरिकों के लिए मुफ्त हो. मैं तो टोटल फ्री हेल्थ का, फिर हेल्थ ट्रीटमेंट का वकालत करता हूँ, टोटल फ्री हेल्थ, या किसी मंत्री की भी ना हो. तो मैं तो इस नीति के विरुद्ध में हूँ कि जिसने वोट दे के आपको बनाया वो पॉलिसी अपने हिसाब से बना रहे हैं. तो ये शो करता है कि लोगों में जागृति की कमी है कि हम एक टैक्स के पैसे देते हैं, हम वोट भी देते हैं, और शोषण हमारा हो रहा हो, हम टॉलरेट कैसे करते हैं. तो मेरा ये मानना है कि एडवोकेट कम्युनिटी को ये बात को रियलाइज़ करके, मैंने तो प्रपोजल ये भेजी भी हुई है गवर्नमेंट को कि टोटल हेल्थ सर्विसेज फ्री होनी चाहिए, टोटल एजुकेशन टोटल फ्री होनी चाहिए, ताकि एक वकील टेंशन फ्री होकर अपना काम करे. बीमारी हो तो उसको टेंशन हो कि मेरा इलाज का पैसा कहाँ से आएगा. देखो, जो वकील प्रोफेशनल फीस के ऊपर निर्भर हैं, कुछ तो है बहुत वेल इस्टेब्लिश, आज़ादी के टाइम से पुश्तैनी खाई जा रहे हैं, जनरेशन टू जनरेशन दे हैव ह्यूज इनकम, उनके पास बड़े बड़े कॉर्पोरेट केसेस आते हैं. एक ऐसे वकील है मीडियोकर क्लास के हैं, एक बिल्कुल लो क्लास के हैं जो हैंड टू माउथ हैं. वो कई बार सोल ब्रेड अर्नर अपनी फैमिली में. अगर वो बंदा बीमार हो जाए तो उसके 2 नुकसान हो गए. एक तो इनकम चलेगी वकालत की, दूसरी तरफ खर्चा शुरू हो गया, तो उसको तो डबल नुकसान हो गया. और क्लाइंट भी इस लेवल के होते हैं, उनके पास पेशेंस नहीं होती, वो कहता है चलो वकील बीमार हो गया, केस उठा के दूसरे के पास ले जाओ. तो वो वकील का नुकसान ही नुकसान होता है. वो बेचारे का स्ट्रेस और टेंशन और बढ़ जाता है कि यार मैं तो बीमार क्यों हुआ, है ना. तो इसी में अगर हेल्थ फ्री होगी, एटलीस्ट कम से कम उसका ट्रीटमेंट तो फ्री होगा, उसको डर तो नहीं होगा कि मेरे इलाज के पैसे लग रहे हैं. तो मेरे हिसाब से हेल्थ सर्विस टोटल फ्री होनी चाहिए हर इसमें. अगर गवर्नमेंट के मंत्री फ्री हेल्थ ले रहे हैं तो आम वकील क्यों नहीं ले सकता. और वकीलों को तो कहा जाता है कि गरीबों का केस फ्री में लड़ो, तो फैसिलिटी भी उसके बदले में क्या मिल रही है वकीलों को? कुछ भी नहीं. तो ये मुद्दे बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो हमें ब्रॉडर एंगल से सोचने पड़ेंगे. तो सर इसमें कहीं ना कहीं सरकार का रोल आप बता रहे हैं, तो सरकार से काम कराने के लिए, इन चीज़ों में सुविधाएं लेने के लिए पहले भी मेंबर्स ने शायद प्रयास किया होगा. तो ये सुविधाएं आज भी पेंडिंग है, जबकि देखा जाए तो अदर स्टेट्स में ये सुविधाएं सरकार द्वारा इम्प्लीमेंट करके वकीलों को बेनिफिट दे रही हैं. जैसे दिल्ली हो गया और उत्तर प्रदेश हो गया, इस तरीके की जो राज्य हैं एडवोकेट्स को ये सर्विसेज दे रहे हैं. तो सर इसमें आप क्या सोचते हैं, ऐसी क्या वजह रही है कि ये सुविधा अभी तक पंजाब हरियाणा के लिए लागू नहीं हो पाई है? देखो, कोई भी प्रपोजल जब आप बनाते हो उसको परस्यू करना पड़ता है. हमारा सिस्टम इतना फ्रेंडली नहीं है कि आपने प्रपोजल भेजी और दूसरे ने मान लिया. फिर जब परस्यू की बात आती है उसमें खर्चा भी लगता है, टाइम भी लगता है. तो आपके अंदर बहुत ज़्यादा डिटर्मिनेशन की ज़रूरत है कि आप उसको फॉलो करो और मुद्दे को इतना हॉट बना दो सोसाइटी के अंदर कि जो हमारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हैं. देखो, गवर्नमेंट क्या होती है डेमोक्रेसी में? इट इज़ अ रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी. हम अपने नुमाइंदे चुनते हैं, उन्होंने पॉलिसी बनानी है, कॉमन पॉलिसी फॉर विच विल बेनिफिट एवरीबडी विदाउट एनी डिस्कशन. तो वो पॉलिसी बनानी है. पॉलिसी मेकर जो है हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं. हमारा रिप्रेजेंटेशन प्रॉपर होना चाहिए उनके पास, ताकि दे आर फोर्स टू मेक प्रॉपर लॉज. लॉ की तो बात है और तो कुछ नहीं है.
एक लॉ ही तो बनाना है, उसका जी रिप्रेजेंटेशन अगर प्रॉपर होगा तो लॉ प्रॉपर बन जाएगा। एमएलए एमपी को भी पता होना चाहिए ना कि लोग जाग रहे हैं, अगर लोग सो रहे होंगे तो वो भी अपने मर्जी के लॉ बना लेते हैं। तो सर ये तो वही बात हो गई कि जब जब तक बच्चा रोता नहीं है तब तक उसको दूध भी पीने को नहीं मिलता है। तो बेसिकली आवाज उठाने वाला चाहिए, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं सर? आवाज उठाने वाला, और मुद्दों को पहले सबसे पहले मुद्दों को डिफाइन करना, जो लोगों को अपील करें कि हाँ भी ये मुद्दा तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तभी आवाज बनेगी ना। नहीं तो आप सिर्फ हवा में आवाज करते रहोगे, उसका तो कोई फायदा नहीं होगा। ढोल बजाओ तब जब उसकी गूंज जो है दूसरों को हिला दे कि ये गूंज पक्की गूंज है। अगर एक कहावत है ना, जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है, तो वो गर्जन का भी क्या फायदा। सर एडवोकेट वेलफेयर की हम बात कर रहे हैं, तो इसी में सर जैसे एडवोकेट काफ़ी सारे एडवोकेट्स नए हैं, जब वो वकालत के लिए आते हैं तो एक तो उनको जो मूलभूत सुविधाएं उनको चाहिए होती है, जो संसाधन चाहिए होते हैं, उसका अभाव हमेशा रहा है। चाहे वो फाइनेंशियल सपोर्ट को लेकर के हो, चाहे वो कोर्ट की प्रक्रिया को सीखने को लेकर के हो, चाहे उनको सीट या चैम्बर की सुविधा मिलने को लेकर के हो। तो सर इसी में एक मेजर आज समय की मांग ये हो गई है कि आपको एटलीस्ट बैठने के लिए सीटिंग चाहिए, आपको चैम्बर चाहिए जहां से आप बैठ करके प्रैक्टिस कर सकें। बहुत सारी चीजें अब ऑनलाइन हो रही हैं, तो उसके लिए भी आपको एटलीस्ट एक बैठने की जगह चाहिए। और अधिकतर बार एसोसिएशन ऐसी हैं जहां पर जितनी उनकी सीमाएं हैं उससे अधिक वहां पर एनरोलमेंट हो जाते हैं। तो उसके बाद जो एडवोकेट्स एनरोल हो जाते हैं वहां पर उनको सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। अभी भी बहुत सारे एडवोकेट्स इस चीज की मांग कर रहे हैं, उनके पास सीटें नहीं है, उनके पास चैम्बर्स नहीं है। तो सर इस समस्या के समाधान के लिए अगर आपको मौका मिलता है तो आप कैसे करेंगे? जो इशू आपने रेज किया है इसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं और मल्टीपल प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेनिंग ऑफ एडवोकेट्स, जो कॉलेज से पढ़ के आते हैं उस कॉलेज का क्वालिफिकेशन का स्टैंडर्ड क्या है, उसकी क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड को सुपरवाइज कौन कर रहा है, बार काउंसिल ऑफ इंडिया। वो कितनी क्लोजली सुपरवाइज करती है, कितनी क्लोजली मॉनिटर करती है टू इंश्योर के जो वकील है उसको प्रॉपर एजुकेशन मिले, सिर्फ डिग्री ना मिले, पहला एस्पेक्ट। ताकि वो वकील जो है वो इतना कैपेबल हो कि जैसे वो प्रोफेशन में इज सफिशेंटली ट्रेन टू हैंडल द प्रोफेशन। दूसरी बात आती है कि जब वहाँ से कॉलेज की डिग्री लेके इनरोलमेंट की बात आ गई है। अब जब इनरोलमेंट की बात आती है तो इनरोलमेंट की जो एजेंसी है जिसके पास अथॉरिटी है वो बार काउंसिल है, स्टेट बार काउंसिल है। अब स्टेट बार काउंसिल को चाहिए कि मैं इनरोलमेंट करने जा रहा हूँ तो वकील की नीड्स में पूरी कर पा रहा हूँ कि नहीं कर पा रहा हूँ, तो उसके लिए पॉलिसी बनानी चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए। अगर लगता है कि बार काउंसिल, स्टेट बार काउंसिल के पास कोई डेफिशिएंसीज हैं तो फिर स्टेट गवर्नमेंट से रिप्रेजेंटेशन भेजना चाहिए, हाई कोर्ट के साथ, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्शन करना, तो करके कुछ तो बनाना ही पड़ेगा ना। अगर हम चुप ही रहेंगे तो तादाद तो वकीलों की बढ़ती जाएगी डे बाई डे, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा नहीं, तो उससे जो ऑलरेडी मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर प्रेशर और बढ़ता जाएगा। तो जो साइमल्टेनियस ग्रोथ है, प्लानिंग है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर प्लानिंग नहीं करेंगे, प्लानिंग के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको बैठ के चर्चा करनी पड़ेगी, ये सारे प्रोसेस करने पड़ेंगे, तब जाके आप किसी नतीजे कंक्लूजन पे पहुंचोगे कि एक बैलेंस सिस्टम कैसे क्रिएट होगा। अभी तो देखो ना, ये तो वकील हैं, अब जुडिशरी के अंदर कितने सारे जजों की कमी है, केसेस इतने पेंडिंग हैं। वो तो एक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर सिस्टम है जहाँ पे टैक्स का पैसा भी इतना सारा फंड यूज होता है, पब्लिक मनी। तो यहाँ पे ऐसे काफ़ी सारे मुद्दे हैं जहाँ पे मेरे को लगता है कि काफ़ी लंबे समय से, मतलब आज की बात नहीं है, बहुत ही लंबे समय से इन चीज़ों के ऊपर विचार ही नहीं किया गया भी बार काउंसिल जो है, स्टेट बार काउंसिल, वो इन मुद्दों पे रोल पे क्या करेगी। तो मेरे को लगता है कि अब बड़ा इंपॉर्टेंट टाइम है वकीलों को जागने का। सदस्य हैं सारे बार काउंसिल के, स्टेट बार काउंसिल के सारे मेंबर्स हैं, तो मेंबर्स की बॉडी है, तो मिलजुल के एक इसका स्थायी समाधान निकालने के लिए, तो इस सिचुएशन तो डायनामिक है, उसके साथ बदलना पड़ेगा टाइम टू टाइम। तो ऐसा अपग्रेड सिस्टम होना चाहिए कि जो टाइम की नीड को पूरा करता हो। तो उसके ऊपर मेरे को लगता है कि जब बार काउंसिल नहीं बनेगी तो उसमें विचार रखे जाएंगे, डिस्कशन की जाएंगी, वकीलों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी इन्वॉल्व किया जाएगा, सब डिवीजन लेवल पे भी इन्वॉल्व किया जाएगा। अब जैसे यंग लॉयर एंड फ्रेश जनरेशन, मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को एक स्कीम सबमिट की थी कि उनको 25,000 रुपये महीने की स्कीम दे दो। उसका बड़ा इंपॉर्टेंट लॉजिक है, वो ये है
कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज़ नॉट एन एक्सक्यूज इन अवर सोसाइटी। कानून का ज्ञान ना होना कोई बहाना नहीं चलता। पुलिस चालान करेगी, बंदा कहेगा अच्छा जी मेरे को तो पता नहीं था ये कानून था, वो कहता है पता था, ये नहीं पता था, तेरा तो चालान हो जाएगा या फिर रिश्वत दे दो। तो अज्ञानता जो है वो रिश्वत का अड्डा बना हुई है। तो मैंने कहा जी जो फ्रेश लॉयर हैं, फर्स्ट जनरेशन लॉयर हैं, उनकी सर्विस यूज़ करो स्कूल कॉलेज में लॉ का लेक्चर देने के लिए। उसके बदले में उनको 25,000 रुपये महीना दे दो, जिससे स्कूल और लॉ की नॉलेज स्प्रेड होगी बच्चों में। वो लॉ तभी तो लॉ अबाइडिंग सोसाइटी बनेगी। हम कहते हैं जी लॉ बेस्ड सोसाइटी, लॉ की नॉलेज नहीं दोगे तो लॉ बेस्ड सोसाइटी कैसे बनेगी? सिर्फ जो लोग लॉ की डिग्री लेंगे उनको तक लॉ की नॉलेज, थोड़ा लॉ तो हर नागरिक को चाहिए आना, तभी तो लॉफुल सोसाइटी में रहेगा। तो ऐसे ऐसे कई स्कीमें इंट्रोड्यूस की जा सकती हैं टू सपोर्ट द यंग लॉयर्स। ये स्कीम मेरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ सबमिट की हुई है मेरी, और पेंडिंग पड़ी हुई है अभी। तो ऐसा है कि कई सारे मेजर उठाए जा सकते हैं और हमें ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखना पड़ेगा। अब जैसे ये स्कीम है, ये स्कीम सिर्फ वकीलों के बेनिफिट की बात नहीं है, ये पूरे सोसाइटी के बेनिफिट की बात है। लॉ बेस्ड सोसाइटी चलेगी कैसे? लॉ की नॉलेज ही नहीं है। आप सिर्फ लॉ बनाने के लिए थोड़ा लॉ बनाओगे, लोगों को लॉ की नॉलेज भी तो बांटोगे, भाई साहब ये लॉ है, आपने ये करना है, ये नहीं करना। आप देखो लॉलेस सोसाइटी कैसे बनती जा रही है, जब कोई रूल की पालना नहीं कोई करेगा, या कोई लोग फील करेंगे यार तो रूल में फॉलो नहीं कर सकता, मैं तो रिश्वत दे के काम करवा लेता हूँ, तो फिर वो लॉ बेस्ड सोसाइटी थोड़ा रहेगी। फिर तो लॉ एक टूल बन गया एक्सप्लॉयटेशन का रिश्वतखोरों के हाथों में। तो हमें इन सारी चीज़ों पे ब्रॉडर एंगल से विचार करने पड़ेंगे। हमें एक्सक्लूसिवली एक पैरोकियल व्यू, छोटा सा व्यू नहीं लेना पड़ेगा, बड़ा व्यू लेना पड़ेगा, क्योंकि जो जुडिशरी है या लीगल सिस्टम है, इट इज़ फॉर द सोसाइटी, इट इज़ पार्ट ऑफ द सोसाइटी। सो सोसाइटी एंड लॉ कैन नॉट बी डिस्कनेक्टेड। वी आर ऑल टुगेदर, वी आर फॉर द सोसाइटी एंड सोसाइटी इज फॉर अस। तो हमें मिलके ये जो प्रयास है वो करने पड़ेंगे। तो सर आपने ये बात बोल करके वकीलों का जो दायरा है वो कोर्ट से बढ़ा करके पूरा सोसाइटी लेवल पे कर दिया है, जो कि काफी सराहनीय है सर। ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो लॉ का मतलब है, लॉयर का मतलब है जहाँ पे लॉ वहाँ पे लॉयर। लॉयर का मतलब सिर्फ कोर्ट में नहीं। मैंने गवर्नमेंट को स्कीम भी सबमिट की है, मैंने रिप्रेजेंटेशन भेजा है लीगल कंप्लायंस ऑडिट का, कि जो लोकतंत्र की लड़ाई लड़ी गई थी वो इसलिए लड़ी गई थी कि जो मोनार्क होते थे वो अपनी मनमर्जी करते थे, वो गलत करे कोई सवाल नहीं कर सकता था, क्योंकि उनके पास एब्सोल्यूट पावर होती थी। इस एब्सोल्यूट पावर की जो मिसयूज हो रहा था, लोगों का नुकसान हो रहा था, उसके खिलाफ आंदोलन हुआ तो लोकतंत्र आया था। लोकतंत्र का पहली प्रिंसिपल था कि जो भी सरकारी कर्मचारी होंगे उनके ऊपर चेक सिस्टम होगा ताकि वो मन मर्जी ना कर पाए। तो मैंने कहा जी हमारे रूल ऑफ लॉ बेस्ड सोसाइटी है, रूल ऑफ लॉ किसको आता है? लॉयर को। तो लॉयर ही चेक करके आ पाएगा कि पब्लिक सर्वेंट हमारे जो हैं देश के, वो कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो लॉयर को कंप्लायंस ऑडिटर अपॉइंट करो, वो सारे सरकारी महकमों का ऑडिट करके आया करेंगे ये लोग कानून के हिसाब से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। इससे क्या होगा? एक तो एडवोकेट की डिग्निटी बहुत बढ़ जाएगी, क्योंकि हम चेकिंग करने की पावर होगी। सेकेंडली एडवोकेट का काम सिक्योर रहेगा। थर्डली जब एडवोकेट चेक लगाएगा तो ये लोगों को भी एक कॉन्शियस क्रिएट हो जाएगी, देखो कल को गलत काम करेंगे फंस जाएंगे। उससे समाज के लोगों का काम जो है वो कानून के हिसाब से होना शुरू हो जाएगा, तो सारे समाज का भला होगा, रिश्वतें कम हो जाएंगी, तो इसमें सारी सोसाइटी का बड़ा है। तो अगर हमने लोकतंत्र में चेक सिस्टम नहीं लगाया तो फिर लोकतंत्र किस बात का? तो ऐसे में वकीलों का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। वकीलों की भूमिका बहुत बड़ी होनी चाहिए, जहाँ पे लॉ वहाँ पे लॉयर होना चाहिए, ना कि सिर्फ कोर्ट में होना चाहिए। तो सर ये चीज तो प्रशासन खुद से तो करने वाला नहीं है, ये तो अब जब बार काउंसिल में आप जैसे लोग जाएंगे और वहां पर ऐसा बदलाव करेंगे तभी ये संभव हो पाएगा, क्योंकि जब इधर से प्रेशर पड़ेगा तभी सरकार इस बारे में कुछ विचार करेगी। सर ये तो रही एडवोकेट वेलफेयर की बात। अब सर हम बात इस बात पे कर लेते हैं एडवोकेट के प्रोफेशनल एथिक्स को लेकर के। सर देखने को मिलता है कि एडवोकेट की स्ट्राइक जो है लगातार होती रहती है, विषय अलग अलग होते हैं, मुद्दे अलग अलग होते हैं, लेकिन एडवोकेट की स्ट्राइक जो है वो हर बार चर्चा का विषय बनी रहती है और सुप्रीम कोर्ट भी उसको सही नहीं मानता है। आपका इस विषय में क्या कहना है? एडवोकेट की स्ट्राइक होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, सही है या गलत है, उसके बारे में आपके क्या विजन है और बार काउंसिल की इसमें क्या भूमिका रह सकती है, उसके बारे में बताएं सर। देखो जो स्ट्राइक है, एक तो ये डेमोक्रेटिक राइट है। अगर कोई चीज़ आपकी सुनवाई ना हो, आपके जो पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव हैं आपकी बात ना सुन रहे हो, तो फिर आपको प्रोटेस्ट करके बताना है कि भी हमारी बात सुनाई नहीं दे रही है, आप सुनो। नॉर्मल कोर्स में काम वकीलों के
रिप्रेजेंटेशन के ऊपर हो जाने चाहिए। पर अगर कोई हल ना हो रहा हो तो वकील भी फोर्स हो जाता है। कोई भी वकील नहीं चाहेगा कि अपने प्रोफेशन को वो स्ट्राइक के दौरान अफेक्ट करे, क्योंकि वकीलों की प्रोफेशन भी इफेक्ट होते हैं। कोई भी अपने पैर पे कुल्हाड़ी नहीं मारना चाहेगा। तो मेरे को लगता है कि जैसे कोर्ट एक लास्ट रिजोर्ट बचता है लोगों के लिए न्याय के लिए, स्ट्राइक भी एक लास्ट रिजोर्ट बचता है वकीलों के लिए। अदरवाइज मेरे को नहीं लगता कोई वकील शौक से स्ट्राइक करना चाहेगा। दूसरी बात, अगर स्ट्राइक अवॉइड करनी चाहती है, क्योंकि पूरा सिस्टम का पार्ट है वकील, हर चीज़ वकील के हाथ में नहीं है। वकील एक रिप्रेजेंटेशन को भेजता है गवर्नमेंट को। अगर गवर्नमेंट सुनवाई ना करे या सिस्टम सुनवाई ना करे तो उससे अच्छा होगा कि सिस्टम में ऐसा बने जो प्रोएक्टिव हो, प्रॉब्लम्स को सुने और जल्दी से जल्दी उसका हल करे, ताकि स्ट्राइक की नौबत ना आए। तो सर इसमें आप ऐसा समझते हैं क्या कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट जो लंबित है अभी तक, ये भी एक बड़ी वजह हो सकता है स्ट्राइक होने का? देखो, स्ट्राइक तो एक स्ट्राइक है, उसका तो मुद्दा कुछ भी हो सकता है ना। सर बेसिकली ये सवाल मेरा इसलिए था क्योंकि जब भी एडवोकेट की सुरक्षा और संरक्षण की बात आती है उसको लेकर के स्ट्राइक की जाती है, और जब सुरक्षा और संरक्षण दांव पे लग जाए और उसके लिए कोई प्रावधान नहीं हो, यानी एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की जिसकी मांग की जा रही है वो लागू नहीं होने की वजह से स्ट्राइक्स होती हैं अपनी सुरक्षा कायम रखने के लिए, तो क्या आपको लगता है ये वो वजह है कि वो प्रोटेक्शन एक्ट ना होने की वजह से स्ट्राइक्स होती हैं, और अगर इसको लागू कर दिया जाए तो स्ट्राइक्स में कमी आ जाएगी? नहीं, देखो, अब डिफेंस काउंसिल के इशू के लिए स्ट्राइक हुई है तो उसका रिलेशनशिप लाइवलीहुड के साथ है, वकीलों की डिग्निटी के साथ है। तो ऐसा एक इशू नहीं है स्ट्राइक के लिए, देयर आर मल्टीपल इश्यूज विच हैव अ डिफरेंट लॉजिक। तो सर आप एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को लेकर के आपके क्या विजन है सर? देखिए, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो लॉयर का दायरा बहुत बड़ा हो चुका है और कन्फ्लिक्ट सोसाइटी में बढ़ता जा रहा है, इम्पेशंस भी बढ़ती जा रही है, और जो हमारा सिस्टम है वो इस तरीके का बनता जा रहा है कि वकीलों के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, बहुत ही ज़्यादा प्रेशर है। एक तो प्रोसीजरल टाइम इतना लगता है वकीलों को, कोर्ट नंबर ऑफ कोर्ट्स बहुत बढ़ गई हैं, तो कई तरह के प्रेशर हैं। तो वकीलों के लिए बहुत ही कम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए, बहुत ही बढ़िया, जो हर एस्पेक्ट को कंसिडर करे। इसका दायरा बहुत ही बड़ा होना चाहिए। तो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है कि बहुत अच्छा एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट बनना चाहिए, और जल्दी से जल्दी बनना चाहिए, जल्दी से जल्दी इम्प्लीमेंट भी होना चाहिए। तो सर आपने जैसा बता रहे हैं यही चीजें सभी एडवोकेट्स आजकल फेस करते हैं कि उनको मानसिक तनाव काफी झेलना पड़ता है, क्लाइंट्स की परेशानी अपने सिर के ऊपर ले लेते हैं। तो सर ऐसे में कोई ऐसा प्रोविजन भी होना चाहिए कि वकीलों का मानसिक तनाव कम हो सके, उसके लिए भी कोई प्रोविजन हो सकता है क्या? देखो, वकीलों के लिए एक सिक्योर्ड इनकम बहुत ही जरूरी है, फॉर देम टू फील लेस स्ट्रेसफुल। अब जो लीगल कंप्लायंस ऑडिट है वो एक प्रपोजल जो मैंने सबमिट की है गवर्नमेंट को, वो एक ऐसी स्कीम है जो इसके अंदर वकीलों को एक सिक्योर इनकम होने के बहुत अच्छे चांस हैं। ऐसे और भी कई सारी प्रपोजल खोजी जा सकती हैं, क्योंकि सिक्योरिटी ऑफ इनकम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक मिनिमम सिक्योरिटी ऑफ इनकम जिससे एटलीस्ट उसके घर का गुजारा चल सके, उसको ये फियर ना हो कि कल को केस नहीं आया तो मैं क्या करूँगा। तो उसकी जो केसों के ऊपर निर्भरता है, डिपेंडेंसी है उसकी लाइवलीहुड की, वो डीलिंक होनी चाहिए, क्योंकि जो वकील है उसको लॉ के हिसाब से काम करना है। पर क्लाइंट ये बात समझते नहीं है। कई बार क्लाइंट को लगता है वकील हायर कर लिया, मैंने मर्डर भी कर दिया तो मेरे को बचा लेगा, पर ऐसा नहीं है। उसको नहीं ये बात समझे, वो इतना एजुकेटेड नहीं है कि यार लॉ के हिसाब से काम होना है, फैसला कोर्ट ने देना है। वो सोचता है कि वकील के पास चला गया तो वकील ही फैसला दे देगा। तो वहाँ पे दो एस्पेक्ट हैं, एक तो है कि वकीलों की इनकम की सिक्योरिटी होनी चाहिए, सेकेंडली जो लॉ की एजुकेशन की नॉलेज है वो हर नागरिक के पास होनी चाहिए, उसको भी पता होना चाहिए वकील की लिमिटेशंस क्या हैं। जी सर, इसके साथ में ही जो हरियाणा के एडवोकेट्स हैं सर, उनकी एक लंबे समय से मांग है हरियाणा का अपना हाई कोर्ट हो। उसके लिए सर आवाजें लगातार उठती रही हैं, लेकिन अभी तक कोई समाधान नहीं मिला है, और जिससे मुझे लगता है कि बार काउंसिल का ही कोई पहल अगर होगी तो यहाँ पर कुछ समाधान हो सकता है। हरियाणा के एडवोकेट्स के लिए जो है इस बारे में सोचा जा सकता है। एडवोकेट्स ही नहीं, जो लिटिगेंट्स हैं उनको भी बेनिफिट मिलेगा। और जहाँ तक आपने कोर्ट्स पे वर्कलोड की बात की, जजेस की कमियों की बात की, उसको भी पूरा करने का प्रयास इस माध्यम से किया जा सकता है। अगर हरियाणा के लिए हाई कोर्ट रहेगा तो जो दूरी है चंडीगढ़ जाने की
और जो लिटिगेंट्स की परेशानी है उसको भी काफी हद तक कम किया जा सकता है, कोर्ट के वर्कलोड को कम किया जा सकता है। तो सर इसमें आपकी क्या योजना है आगे की कि पंजाब हरियाणा का जो एक हाई कोर्ट है, एटलीस्ट एक बेंच जो है वो हरियाणा के लिए अलग से बन सके? देखिए, ये जो डिसीजन है, ये एक ऐसे लेवल का डिसीजन है जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस को और पूरे जस्टिस डिलीवरी सिस्टम के साथ जुड़े हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट के साथ जुड़े हुए हैं। वो एपेक्स बॉडीज़ हैं जो इस मामले में फैसला ले सकती हैं। बार काउंसिल जो होती है, पंजाब एंड हरियाणा बार काउंसिल, जिस तरीके की हाई कोर्ट होगी वैसी बार काउंसिल बनती है। दिल्ली हाई कोर्ट है तो दिल्ली बार काउंसिल है, उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश बार काउंसिल है। तो ये जो डिसीजन है, ये गवर्नमेंट किस लेवल पे लेती है, क्या इंटरेक्शन करती है, इसमें लेजिस्लेटर क्या रोल प्ले करता है, उन तक मैटर है ये। अब वकील को तो लॉ की कंप्लायंस करानी है, जिस तरीके का लॉ बनना होगा वकील ने तो उसकी कंप्लायंस करा देनी। लॉ मेकर वकील तो है नहीं है। तो सर एटलीस्ट हमें इनिशिएटिव तो लेना पड़ेगा, तभी इस बारे में आगे के जो बॉडी है वो सोचेगी। देखो, वही मैं कह रहा हूँ ना, ये लेजिस्लेटिव वर्क है। लेजिस्लेटर जो होते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव पब्लिक होते हैं, तो उन तक अपना रिप्रेजेंटेशन जो कंसर्न बंदा उसको पहुंचाना चाहिए, लॉजिक देना चाहिए, बताना चाहिए कि क्या रीज़न है, क्यों ये लॉ बनना चाहिए, और उनको लॉ बनाना चाहिए अगर वो लॉजिकल हो। तो ये प्रोसेस है, इसलिए तो डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है कि लोगों की आवाज़, अगर लोगों की आवाज़ बुलंद हो गई और उसमें लॉजिक होगा तो मेरे हिसाब से ज़रूर एक्सेप्टेंस होएगी और कानून उसके हिसाब से चेंज होंगे। सर एक अंतिम प्रश्न लेते हैं सर। आजकल एआई के माध्यम से ही सारे काम होने लगे हैं हर फील्ड में। अब वकालत के पेशा जो है वो भी एआई से दूर नहीं है। अदालत के बहुत सारे काम एआई के माध्यम से हो रहे हैं। अदालत.ai करके कुछ लोग हैं जो इसको चला रहे हैं और उसके सर्विसेज काफ़ी सारे कोर्स ले रहे हैं अपनी जजमेंट राइटिंग के लिए, अपना जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए, लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए। तो सर क्या ऐसी कोई योजना बनाई जा सकती है बार काउंसिल की तरफ से कि एडवोकेट्स उस एआई का लाभ एक प्लेटफॉर्म पर कॉमन रूप से ले सकें, चाहे वो साइटेशन सर्च को लेकर के हो, चाहे उनके जो बेसिक संसाधन की रिक्वायरमेंट होती है किसी केस को फाइट करने के लिए, उसके लिए कोई ऐसी योजना बनाई जा सकती है क्या? क्यों नहीं बनाई जा सकती? ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ट्रेनिंग ऑफ एडवोकेट है, दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बार काउंसिल, इफ आई कंसिडर इट टू बी द राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द बार काउंसिल। तो बार काउंसिल को तो ऐसे इनिशिएटिव बहुत ज़्यादा लेने चाहिए, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार्स बहुत ज़्यादा होने चाहिए। एडवोकेट्स को लेटेस्ट सिस्टम से अपडेट करना चाहिए, लेटेस्ट जजमेंट के साथ, लेटेस्ट लॉ की अवेयरनेस, लॉ के डिस्कशन, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मेरे ख्याल से हर स्टेट बार काउंसिल को इनिशिएटिव लेके करनी ही चाहिए। सर लगभग सभी एडवोकेट वेलफेयर के जो बिंदु होने चाहिए हमने सभी कवर किए हैं, और अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें छूट रही हैं और आप उसको रखना चाहते हैं तो सर प्लीज़ अपने एजेंडा का जो भी चीज़ें रह गई हो वो रख सकते हैं सर। देखो, जैसे हमने डिस्कशन के अंदर बातें की हैं कि जो एडवोकेट का रोल है, इट शुड नॉट बी कन्फाइंड जस्ट टू द कोर्ट। जहाँ पे लॉ वहाँ पे लॉयर होना चाहिए। तो लॉयर की भूमिका बहुत बड़ी होनी चाहिए समाज में, और हर जगह पे लॉयर की सलाह मशवरा होना चाहिए। कानून बनने से पहले वकीलों के साथ पूरी डिस्कशंस होनी चाहिए, डिबेट्स होने चाहिए। हर डिपार्टमेंट में एडवोकेट्स की सुपरविजन होनी चाहिए, क्योंकि लॉ बेस्ड सोसाइटी है, लॉयर के रोल के बिना लॉ बेस्ड सोसाइटी चल नहीं सकती। तो मेरा ये मानना है कि वकीलों का रोल बहुत बड़ा करना चाहिए। वकीलों को भी इस एंगल से देखना चाहिए कि मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ द सोसाइटी हूँ। मैं सिर्फ वकालत कोर्ट के अंदर करने वाला इंसान नहीं हूँ, मेरी नॉलेज के ऊपर सोसाइटी का बैलेंस निर्भर करता है। तो उस तरीके की सोच और विचार के साथ वकीलों को अपनी डिग्निटी का भी के लिए भी काम करना चाहिए, जिससे हमारा समाज जो है वो सुदृढ़ बने और वकीलों के ऊपर उनका विश्वास इतना स्ट्रॉन्ग हो कि अगर किसी को कोई समस्या हो, कोई वकील खड़ा मेरे पास। तो सर अंत में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि यदि कोई मैसेज आप अपना हमारे दर्शकों को देना चाहते हैं तो प्लीज़ सर हमारे चैनल के माध्यम से आप दे सकते हैं। मैं सारे दर्शकों को कहूँगा कि जी, मेरा सीरियल नंबर 116 है। मैं इलेक्शन जो लड़ रहा हूँ इसलिए लड़ रहा हूँ कि सोसाइटी के अंदर वकीलों का दायित्व बहुत बड़ा किया जाना चाहिए, क्योंकि लॉ बेस्ड सोसाइटी है। कैसे करना, उसके लिए कई सारी प्रपोजल्स मैंने ऑलरेडी सबमिट की हुई हैं, कई सारी प्रपोजल्स पे मैं काम कर रहा हूँ। और मैं एक बिजनेसमैन छोड़ के लॉयर बना हूँ, क्योंकि मेरी इंटेंशन थी कि सोसाइटी को सर्विस करनी है। मैं गरीब बच्चे पढ़ा रहा हूँ पिछले 12 सालों से, 15 से के लगभग झुग्गी झोपड़ी के बच्चे पढ़ा चुका हूँ।
शिक्षा का मॉडल मैंने A फॉर एडमिन, B फॉर बैलेट, C फॉर कॉन्स्टिट्यूशन, D फॉर डेमोक्रेसी, L फॉर R फॉर राइट्स करके बनाया है, ताकि बच्चों में शुरू में जागृति हो। पुस्तकें लिखी है मैंने, ये पुस्तक को लिखने में 17 साल लगे। रिस्टोरिंग द बैलेंस, कि बच्चे अपने आप को पैदा नहीं करते, गरीब या अमीर के घर बच्चे समानता का न्याय क्यों जले। तो मेरा काफ़ी इच्छा है कि सोसाइटी में बैलेंस हो। तो मैं चाहूँगा कि लोग सब मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस वोट डालें 116 नंबर पे, और मेरे को आगे लेके जाएं, जिससे कि जो विजन मेरा है उसको हम इम्प्लीमेंट करके सोसाइटी का जो बेनिफिट कर सकते हैं वो करें। तो यही मेरी अपील रहेगी सारे एडवोकेट्स को आपके चैनल के माध्यम से। और मैं सर आपका थैंक यू करना चाहूँगा कि आपने ये मौका मेरे को दिया, और मैं अपने विचार भी शेयर कर पाया और अपनी अपील भी कर पाया। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, आपने हमें अपना कीमती समय दिया। सर साथ ही एक मेरी भी रुचि आपकी किताब को लेकर के अब आ रही है। सर अगर ये किताब को लेना चाहें, पढ़ना चाहें, तो सर कैसे ये किताब हमें मिल सकती है सर? हमारा मकसद इस किताब का कमर्शियल नहीं है। इसको हमने अमेज़ोन पे भी डाला हुआ है कोस्ट टू कोस्ट पे। इसके अलावा जिसको पढ़नी होती है उसको बोलते हैं कि हमारे नंबर पे व्हाट्सएप कर दो, उसको PDF फ्री भेज देते हैं। 9814034184 पे मेरा नंबर है। उस पर जिसका भी मैसेज आ जाता है, वी प्लीज़ सेंड द बुक, अपना नाम लिख दे, बार का लिख दे कि मैं कौन सी बार का मेंबर हूँ, तो उसको बुक फ्री भेज देते हैं। तो दर्शकों, हमारे साथ थे एडवोकेट हरिओम जिंदल जी। आपने अपने विचार रखे और आपके बहुत सारे अनुभव जो इस दौरान रहे हैं हमारे साथ साझा किया, हमारे साथ बातचीत की। सर आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद तो आपका करना चाहिए, जिन्होंने इतने एफर्ट्स किए हैं और टाइम निकाला कि मेरे को मौका दिया अपने विचार शेयर करने का। सर तो सर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सबसे विदा लेते हैं, सर से भी विदा लेते हैं। सर नमस्कार। व्यूअर्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।